वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस है जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे होगा क्या, जब तक आपका प्रीलिम्स का टाइम आएगा आपके 2 या 3 पेपर्स ऑटोमेटिकली डिस्कस हो जाएंगे। तो अब इनको ऑल टुगेदर एक वीडियो की तरह आप कंसिडर कर सकते हो एंड आपकी रिविजन भी हो जाएगी पीवाईक्यूज की। तो ठीक है, टू बिगिन विद आज के पहला क्वेश्चन कह रहा है असर्शन एंड रीजनिंग का कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट टाइम शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। रीजनिंग कह रही है एजेंडा 21 वाज साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1995। ठीक है, तो आपको कोड यहाँ पर सिलेक्ट करना था। सबसे पहली बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरह की डेवलपमेंट है कि जिसमें फ्यूचर जनरेशन जो है उनकी नीड को हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। मतलब जिस तरह का इन्वायरमेंट हमें यहाँ पर हमारी जनरेशन को दिया गया था, हम नेक्स्ट जनरेशन को प्रोबेबली नेक्स्ट सेंचुरी में सेम तरह का इन्वायरमेंट उनको यहाँ पर प्रोवाइड कर सके। एंड जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, नॉन रिन्यूएबल जो हमारे पास चीज़ें हैं एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, वो हम उनको यहाँ पर सस्टेनेबली दे सकें। मतलब इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट भी करना है प्लस डेवलपमेंट भी करनी है। तो हमारी असर्शन तो सही हो जाती है। बट जब हम एजेंडा 21 के ईयर की यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तो ईयर इज नॉट करेक्ट। सिर्फ ईयर की वजह से ये पूरे की पूरी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। एजेंडा 21 जो है 1992 के अंदर अडॉप्ट हुआ था, जो कि हम रियो समिट जिसको बोलते हैं, जिसको रियो अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। डायरेक्टली आपका किसमें एनसीईआरटी के अंदर ना ये दिया गया है, आपके रियो समिट के बारे में आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो 1992 की ये रियो जो अर्थ समिट है उसके बाद यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, जो कि अब हमारा अगेन जो गलत आप कह सकते हो कि आपकी जो रीजनिंग है वो गलत है, यहाँ पर एजर्शन जो है आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। देन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस एग्रीमेंट जो है वो इसी वजह से यहाँ पर रियो समिट के बाद ही पिक्चर में आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो थोड़ा सा फेल हो जाता है, बट उसके बाद आप देखो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में वो अभी तक यहाँ पर एप्लीकेबल है। बट 2025 में आप देखोगे कि यूएस जो है दे ऑल्सो बैक्ड आउट, ठीक है, फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट। एंड वो एक तरह से बिग ब्लो है अगेन कि मे बी ये पॉलिसी आफ्टर 10 ईयर्स फेल होती हुई नजर आती है। बट आगे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हमारे पास वो अब एजेंडा 21 के अंदर ही दिए गए थे। देन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, आपको पुलित्जर अवार्ड की कैटेगरीज बताई गई हैं, अवार्डीज बताए गए हैं 2025। कौन सा किसके साथ करेक्टली मैच है, तो फिक्शन, म्यूजिक, बायोग्राफी, ड्रामा। एंड देन यहाँ पर है जेसन रॉबर्ट्स, ब्रैंडन जेकब जेंकिंस एंड सूजी एल्बारा, ठीक है, लिबारा सॉरी, एंड पर्सिवल एवरेट। तो आपको कोड दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो बहुत सिंपल होते हैं, बट आप जनरली अगर आपको इसका आंसर नहीं पता होता तो आई जस्ट सजेस्ट कि नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर के अंदर होती है तो आप इनको छोड़ सकते हो। बट अगर आपको पता है, आइडिया लगा सकते हो आप, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको आप मे बी, मैं तो ये कहूँगी कि तुक्के में भी अटेम्प्ट भी मत करना अंटिल अनलेस यू आर 110% श्योर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि फिक्शन के केस में पर्सिवल एवरेट, म्यूजिक के केस में सूजी एल्बारा, देन लबारा, देन बायोग्राफी में जेसन रॉबर्ट्स, ड्रामा ब्रैंडन जेकब जेंकिंस। ठीक है, तो पुलित्जर अवार्ड जो है 1917 के अंदर शुरू किए गए थे। पुलित्जर जो है आप कहोगे जोसेफ पुलित्जर, वो एक बेसिकली क्या थे, जर्नलिस्ट थे। ठीक है, एंड वो चाह रहे थे कि वो अब लिटरेरी जर्नलिज्म में जो जनरली होता है तो वो क्या करता है, बुक भी लिखता है किसी ना किसी तरीके पे, है ना। तो वो अब लिटरेरी और जर्नलिज्म से रिलेटेड अवार्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर यहाँ पर देना चाहते थे अंडर डिफरेंट कैटेगरीज ऑल्सो। सो इसी वजह से पुलित्जर अवार्ड जो है वो 1917 के अंदर इंस्टीट्यूट हुआ था एंड उसके बाद से रेगुलरली दिया जा रहा है। ठीक है, पब्लिक सर्विस कैटेगरी के अंदर। Then which of the following enzymes are released in the stomach for protein digestion? ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात कि स्टमक में एंजाइम रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा, दूसरा प्रोटीन की डाइजेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके ऊपर आपको ध्यान में देना है। देन अगेन एनसीईआरटीज आपकी यहाँ पर हेल्पफुल हो सकती हैं, आपको डायरेक्टली ये बता सकती हैं। देन काइमोट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन एंड देन पेप्सिन। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेप्सिन जो है वो स्टमक के अंदर रिलीज होता है, जो कि प्रोटीन डाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो पेप्सिनोजेन हम इसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होता है एंड एक्टिवेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा, जो कि हमारे स्टमक के अंदर अवेलेबल होता है। वैराज अगर हम ट्राइप्सिन एंड काइमोट्राइप्सिन की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो वो स्टमक में रिलीज नहीं होते हैं। दूसरी चीज कि अगर वो रिलीज होते हैं तो पैनक्रियाज के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, जिसको हम डोडनम भी बोलते हैं एंड इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट इसको एक्टिवेट करने के लिए अगेन हमारे जो आप कह सकते हो कि एंजाइम्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, दे रेडिली हेल्प। ठीक है, तो अब करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आंसर है आप कह सकते हो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बट हमारा जो स्टेटमेंट है जिसके अकॉर्डिंगली अब जो आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान देना।
देन 54th क्वेश्चन आपका कह रहा है असर्शन रीजनिंग का कि इंडिया के पास पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। सेकंड रीजनिंग कह रही है कि इंडिया में एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो बिल्कुल सिंपल बेसिक सा एक क्वेश्चन था कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो हमें भी पता है कि हमारे पास पार्लियामेंट एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास लोअर हाउस भी है, हमारे पास अपर हाउस भी है, ठीक है। लोअर हाउस को हम लोकसभा बोलते हैं, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, अपर हाउस को हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं, जो कि परमानेंट हाउस होता है, ठीक है। तो अब राज्यसभा की बात करो तो परमानेंट हाउस होता है। अब जो मेंबर्स हैं हमारे पास, आप कह सकते हो कि 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, बट हम लोकसभा की बात करते हैं तो ये अब डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल होती है, तभी हम यहाँ पर हाउस ऑफ पीपल इसको बोलते हैं, है ना। तो हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट करती है। इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर है। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस दैट इज योर गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें आपका आप स्टेट की बात करो तो सीएम आ जाती है, एंड अगर आप सेंट्रल लेवल पे बात करो तो हमारे पास पीएम एंड उनकी गवर्नमेंट आ जाती है। लेजिस्लेचर मींस कि अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के टाइम पे या सेंट्रल लेवल पे बात करो, यूनियन लेवल पे बात करो तो हमारे पास ये पार्लियामेंट आ जाता है, लेजिस्लेचर जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है, एंड अगर आप स्टेट्स की बात करते हो तो हमारे पास विधानसभा आ जाती है ना। तो अब जो हमारे पास गवर्नमेंट है जो दैट इज इन पावर, सीएम की बात करते हैं या पीएम की भी बात करते हैं, ऑब्वियस ही बात है हमारे पास डिफरेंट तरह के मोशंस एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से एक मोशन हमारे पास मेजरली जो कि हम डिस्कस करते हैं दैट इज व्हाट, कि आपका जो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कि जिस वजह से आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मोस्टली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या इवन की जो विधानसभा के भी मेंबर्स हैं, इनको हम एमएलएज भी बोलते हैं, अगर वो किसी भी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है गवर्नमेंट के काम से, है ना, तो अब इससे क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो गिर जाती है ना। तो अगर मोशन पास हो जाता है वो फाइनली, सो इसी वजह से क्या है, ऑब्वियसली बात है, हम ये कह सकते हो कि एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, क्योंकि अब जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऑल दो पार्टी नॉट इन पावर, बट जितने भी आप कह सकते हो मेंबर पार्लियामेंट है या एमएलएज है, चाहे आप ये चीज़ लगा सकते हो कि पावर में नहीं है बट वो अपोजिशन वाली साइड से अगर एग्जिस्ट करते हैं तो दे आर स्टिल द विल ऑफ द पीपल, कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको जिताया गया है ना। तो हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है कि बोथ रीजनिंग एंड असर्शन इज करेक्ट, ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था। देन Which of the following pairs is are not correctly matched? लीपू लेक, नाथुला, बॉम्बडिला और शिपकिला। एंड सबसे अजीब बात यहाँ पर पता है क्या है, ये सारे के सारे जो है न्यूज़ में कहीं ना कहीं डिस्कस किए गए थे लास्ट ईयर के अंदर। लीपू लेक का डिस्कशन आता है जब हम बात कर रहे हैं किसके साथ, हमारे नेपाल के साथ जो बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट है लीपू लेक का, है ना। तो ये लद्दाख के अंदर तो कहीं से भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सबसे पहली बात। नाथुला जो है, नाथुला ऑब्वियसली सिक्किम के अंदर है, क्योंकि अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारा चाइना के साथ उसको लेकर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये करेक्ट यहाँ पर मैच है। बॉम्बडिला जो है वो भी न्यूज़ में था अरुणाचल की वजह से, सिक्किम एंड अरुणाचल वाले रीजन के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न चाइना की वजह से, है ना। एंड शिपकिला हिमाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट है, हिमाचल प्रदेश में शिपकिला के थ्रू हमारा चाइना के साथ वापस से ट्रेड यहाँ पर रिज्यूम हो गया है। तो आपस में जो लोग हैं, अब प्रॉब्लमैटिक जब सिचुएशन थी चाइना और इंडिया के बीच में, तो कल्चरल टाइज जो शेयर करते थे बाउंड्रीज की वजह से, है ना, वो लोग आपस में मिलजुल नहीं पा रहे थे। ऑल्दो शिपकिला के थ्रू हमारे इतना जो क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि इस वजह से कि इतना ज़्यादा ट्रेड यहाँ पर कंडक्ट नहीं होता, बट कल्चरल टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो शिपकिला की भी यहाँ पर बात की गई थी, न्यूज़ के अंदर था, बहुत बड़ा आर्टिकल था द हिंदू के अंदर भी, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था वैसे जब हम न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे थे। तो हमें ऑब्वियस सी बात पता है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे चारों के बारे में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है, ओनली ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओनली ऑप्शन नंबर 1 कि हमारा जो लीपू लेक है दैट इज नॉट इन लद्दाख, दैट इज इन उत्तराखंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन मैच था, नॉट करेक्टली मैच आपका क्वेश्चन का यहाँ पर डिमांड थी, तो वो लीपू लेक एंड लद्दाख वाला ही था। नाथुला सिक्किम, बॉम्बडिला अरुणाचल प्रदेश, शिपकिला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आई होप आपको आज के 5 क्वेश्चंस जो है वो इजीली समझ आए होंगे, एंड न्यूज़पेपर की एनसीईआरटीज़ की इंपॉर्टेंस टाइमली मैं आपको ये चीज़ बताती जा रही हूँ, प्लीज़ इसको फॉलो करते रहिएगा। तो फाउंडेशन बैच 2026 का हमारे पास अवेलेबल है फॉर यूपीपीसीएस। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द बैच एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर जाकर भी आप कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कवरेज जो है जीएस, यूपी, जीके का सिलेबस सब कुछ कवर होगा। एनसीईआरटी की कवरेज भी आपको यहाँ पर दी जा रही है 6 से 10th तक की, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर सब्जेक्ट्स, ठीक है। कि जैसे अब साइंस की मैं बात करूँ तो 6 से 10th की जो साइंस की एनसीईआरटीज है वो इंपॉर्टेंट है, बट रिलेटिवली अगर मैं एनवायरमेंट की बात करूँ वो नहीं है, वहाँ पर हम या 10th या 12th की ही अब एनसीईआरटीज में स्पेसिफिक चैप्टर्स जो है वो पढ़ते हैं ना। तो उसी वजह से यहाँ पर आपकी एग्जाम की डिमांड क्या है, पैटर्न क्या है सिलेबस का, उसी तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। प्रीलिम्स के, मेंस के टेस्ट आपके पास अवेलेबल होंगे, पीवाईक्यूज के डिस्कशन के लिए पीडीएफ आपको दी जा रही है, एंड मेंस के आपके टेस्ट जो हैं एज पर द पेपर पैटर्न करवाए जाएंगे। एंड यूपीजी के तो आपके यहाँ पर कवर हो रही है, करंट अफेयर्स भी आपके यहाँ पर कवर हो रहे हैं पीडीएफ की फॉर्म में। आपको मंथली करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की एंड यूपी रिलेटेड जो न्यूज़ है उसकी भी प्रोवाइड की जा रही है।
ठीक है। तो आप हमारे बैच में अगर एनरोल होना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, एंड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप वीडियो की भी कोई रिक्वायरमेंट हुई ना बनाने की तो बिंदास बना दूंगी मैं। बस आप डाउट्स पूछते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, दैट इज द मेन मोटिव। ठीक है, तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।